नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस की मैराथन क्लास करने वाले हैं एईएस पीआरटी के लिए, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं सारे के सारे साइंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल जो होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ग्राम्स में। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये अवोगाड्रो नंबर यही होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए, वाटर जो होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। तो एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, 360 ग्राम में कितने मोल्स होंगे ये निकाल सकते हैं हम। गिवन मास 360 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ से निकल सकता है 20 मोल्स। तो 360 ग्राम में 20 मोल्स ऑफ वाटर होंगे, 2 मोल्स नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये गलत, ये सही हो जाएगा। तो एक मोल में इतना होता है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, इसलिए इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आप करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है इतने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं 360 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 20 मोल्स हैं और इतने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन डी आंसर है इसका। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, एक मोल जो होता है उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है तो उसकी बात करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, तो अगर 10 हो जाएंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने मोल्स होंगे उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी देखा हमने। तो गिवन मास यहाँ पे दे रखा है, सबका 1 ग्राम दे रखा है। तो मोलर मास जो है ये चेंज हो रहा है सबका, देखिए CO2 N2 H2 CH4 ये सबका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम तब होंगे जब ये मोलर मास क्या होगा, मिनिमम होगा। हमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा चाहिए तभी ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सबसे मिनिमम मोलर मास किसका ये देख लेते हैं। इसका देखते हैं, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32। तो इसका आ रहा है ये 3 1 4 4 44 आ रहा है। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 होता है और 14 14 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ये कार्बनों का हो जाएगा 12 और 4, ये मीथेन का 12 और 4 16। ठीक है, तो सबसे कम देखिए यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का आ रहा है। तो सबसे कम ये डिनोमिनेटर होगा, तभी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो देखिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। कैल्शियम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके उसका हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे 10 और ये 8 9 10। ठीक है, तो 100 आ गया। तो CaCO3 का मोलर मास 100 ग्राम होता है। ठीक है, 300 ग्राम्स में क्या हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, 300 अपॉन 100 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आए 3 को जब हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ये 54.207। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हर एक जो मॉलिक्यूल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें 3 हमारे क्या हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसलिए इसका 3 से मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से हुआ है। और यहाँ पे देखिए, हर एक में ऑक्सीजन के 3 एटम्स बनने हैं, इसलिए इसका 3 से मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है, तभी क्या है, 3 3 या 9 और 9 6 या 54 आएगा, तब जाके ये 54.207 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इससे आएगा 9 इंटू इससे होगा जब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार 3 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है, एक तो 3 मोल्स हैं इसके और दूसरा
एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तब ये 54.27 9 6 54 होता है, ठीक है। अगर 2 से आंसर ना आए तो 2 3 लगा के देख लीजिएगा आप, ठीक है, दोनों यूज होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिए रखे हैं, उनके ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 हो जाता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होता है u और v, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस यहाँ पे डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, the retardation is। तो देखिए कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, तो ये इनिशियल स्पीड दे रखी है, u दे रखा है हमको 10 मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगाई है और रुक जाती है कार, रेस्ट पे आ जाती है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमको क्या है 0 दे रखी है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड्स, ठीक है। तो रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो v 0 दे रखा है, u 10 दे रखा है और t दे रखा है 20 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 20 यानी कि 0.5। अब देखिए माइनस का 0.5 है रिटार्डेशन, माइनस का 0.5 है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन रिटार्डेशन का तो मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन पूछा है, इसीलिए ये रिटार्डेशन हो जाएगा प्लस का 0.5, अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो ये नेगेटिव वाला हो जाता, क्योंकि इन्होंने रिटार्डेशन पूछा है तो उसमें खुद ही नेगेटिव साइन आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर प्लस वाला होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन हियर, यूजिंग द डेटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो यहाँ स्पीड दे रखी है, यहाँ टाइम दे रखा है, ये है हाइट, ये है विड्थ, तो हाइट और विड्थ का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो आता है एरिया, तो इस स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो डिस्टेंस आता है उससे, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से S से लेके F तक ये वाली, इसके नीचे का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो जितना भी एरिया होगा वो टोटल क्या है डिस्टेंस को बताएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। तो इस फिगर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ से S से लेके ये A से लेके G तक ये जो जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकाल लेंगे और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा यहाँ पर 0 से ये 50 तो ये 50 हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 30 दे रखा है, लेकिन 30 ये 0 से दे रखा है, ऊपर ये 5 को माइनस कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 से काट लेंगे इसको, तो इसका एरिया आ जाएगा 25 का स्क्वायर ये 625, ठीक है। अब नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 250। अब 250 में 625 ऐड करेंगे, 625 तो ये हो जाएगा 875, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 875 एरिया। इससे हमें क्या याद क्या रखना है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उसका एरिया जो होता है वो बताता है हमको क्या डिस्टेंस को, ठीक है। ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड हमको दे रखी है, यहाँ लिख लेते हैं 20 से 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्योंकि इन्होंने आगे देखिए जो मीटर पर सेकंड वगैरह में दे रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड अभी बदल लेते हैं, ठीक है। 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 18 से 5 पर कट जाएगा तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक्स लगा रहे हैं तो माइनस का नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ब्रेक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद क्या ये पूछ रहे हैं हाउ फार विल द कार गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कितनी दूर तक कार जाएगी, हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, कितनी दूर तक जाएगी, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें t दिया नहीं है और t का यूज भी नहीं होता है।
तो v की जगह 0 आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा क्या 25, और 2 a की जगह हम यूज़ कर लेंगे माइनस का 0.5, और s की जगह s निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये माइनस का 625, और इधर ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर ले लेंगे, 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, और s, तो ये माइनस से माइनस कटा, तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 625 मीटर। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा यूनिट को चेंज जरूर कर लीजिएगा, अगर 90 दिया है 90 लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो देखिए इसकी जो स्टार्टिंग वाली ये चीज़ें स्टार्टिंग में लिख देंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, तो फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है 72, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेकंड्स। Assuming acceleration is uniform, find the acceleration and distance। एक्सेलरेशन भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v दे रखा है 20, u 0 है, तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, t हो जाएगा 300, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ ही रहा है, ये दूसरा भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू 1/15 इंटू s, ये s है, s निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा ये 200 बार, तो 15 दूनी 30, ये 3000 हमारा मीटर आ जाएगा। अब यहाँ किलोमीटर में पूछा इसलिए इसका आंसर 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। Velocity versus time graph of a ball of mass 50 gram rolling on a concrete floor is shown in the figure. What will be the frictional force on the floor? तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे हम v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ मास दे रखा है 50 ग्राम, तो मास इनटू v माइनस यू अपॉन टी, ये करना है हमको, ये ब्रैकेट में, तो मास हो जाएगा 50 ग्राम, उसको ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए v और u इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये है यहाँ आपकी क्या है u हो जाएगी, ये हो जाएगी v, और टाइम यहाँ से यहाँ तक जितना लगेगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो v हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे देखिए 0 हो जा रही है वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगी, u कितना 80, और t कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो एक 0 से ये कट जाएगा, और इसको काट लेंगे तो 20 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 1/, ये माइनस बाहर ले लेते हैं अगर, तो 1/20 इंटू 80/8, ये -80 को मैंने माइनस बाहर ले लिया, 8 से ये कट जाएगा 10 बार, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 1/2 यानी कि 0.5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के, आंसर इसका 0.5 न्यूटन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ कार वेइंग 1500 kg इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का ये फॉर्मूला हो जाएगा mv माइनस mu, तो mv माइनस u हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास यहाँ दे रखा है 1500, वेलोसिटी हमारी क्या 72 पहुँच गई 36 से, अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे 5, चलो आगे देखते हो, 1500 करा माइनस किया तो ये आएगा 36 आता है,
तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड में ही दे रखे हैं। तो 18 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 टू 10, एक 0 और लग जाएगा, 15,000 हो जाएगा ये। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, केजी, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स ऑन अ रोलर स्केट्स। तो टोटल मास इज 80 केजी। तो मैन का मास 80 केजी दे रखा है, M1 मान लेते हैं इसे 80 केजी। बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम्स, तो ये M2 मान लेते हैं 20 ग्राम्स, ठीक है। मैन की फायर्ड एट अ 400 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है बुलेट की, ये दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, and falls to the it is stopped by the west and falls on the ground. What is the velocity of man? Man की वेलोसिटी हमको निकालनी है। रोलर स्केट पे चल रहा था, तो ये किस वेलोसिटी से चल रहा था ये बताना हमें। तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 यहाँ पर 80 है, v1 निकालना है, m2 हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि ग्राम्स है इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, और ये 400। तो देखिए ये 3 0 से ये 1 2 3 कट गए, 4 2 जा 8 से ये कट जाएगा, तो यहाँ 10 रह जाएंगे। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 1/10, ये 10 उधर चला जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन भी आंसर है। आगे के क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला फोर्स होता है Gm, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल G जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। d क्या होता है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, इसका मास कैपिटल M से है, इसका स्मॉल m से है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू 9.8 हम यूज करते हैं। रेडियस और मास ऑफ अर्थ ये दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, अगर बॉल ऊपर फेंकी जाती है स्पेस में अगर होता है तो इस तरीके से चेंज होता है। वी यू सेम रहता है, डिस्टेंस की जगह यहाँ हाइट हो जाती है h, और ये वैसे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लिया जाएगा, ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव, ठीक है। बाकी सेम है। रिलेटिव डेंसिटी ये एक चीज होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, जिसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो यहाँ पर हाइट दे रखी है 19.6 मीटर। देन इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड विल बी। तो हाइट तो दे रखी है, ऊपर से फेंका गया है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पूछा जा रहा है, ठीक है। हाइट दे रखी है, ये दे रखी है, और इन क्वेश्चन ऊपर से जब नीचे फेंका जाएगा तो ये g की वैल्यू 9.8 प्लस की ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में t की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2as की जगह यहाँ 2gh यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये 0 हो गया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे और h की जगह 19.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.6 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19.6 इंटू 19.6, तो ये क्या हो जाएगा, 19.6 का स्क्वायर बन रहा है। तो v स्क्वायर 19.6 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.6 ही आ जाएगी। इसका रूट करेंगे दोनों तरफ। Two particles are placed at some distance. If the mass of each of the particles is doubled, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be. तो देखिए पहले क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ये आ रही थी g, ये क्या m1 हो गया, m2 हो गया, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जो दूसरी बार में क्या करा उन्होंने, मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ 2m1 हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा,
और डिस्टेंस को सेम रहने दिया है। तो ये कितना चेंज हुआ है इसमें ये बताना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी तो वही रहा, ये 2 और 2 ये है, इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये सेम ऊपर वाली वैल्यू है कैपिटल F। तो ये नई वैल्यू है, वो पुरानी वाली का क्या है 4 टाइम्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम हो गए हैं। यहाँ लिखा है फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट द मास एंड वॉल्यूम डेटा ऑफ द 3 लिक्विड्स ABCD। यहाँ 3 नहीं, ये 4 लिक्विड्स हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड विच 2 लिक्विड्स आर आइडेंटिकल। तो लिक्विड्स आइडेंटिकल हैं या नहीं, या मास और वॉल्यूम दे रखा है तो उनकी डेंसिटी पता करेंगे, जिनकी डेंसिटी सेम होगी वो सेम लिक्विड होंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा कुछ, मास अपन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। 100/101 हो जाएगा, 80/81 हो जाएगा। 100/80 करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 1.25 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी और सी का सेम डेंसिटी है, तो ये सेम लिक्विड्स हैं ये, ठीक है। बी और सी ये आइडेंटिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट यहाँ पर दे रखी है हमको। अब देखिए वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा उस पर क्या है, नीचे से ऊपर कोई चीज फेंकेंगे तो ऊपर के पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है 0 हो जाती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अभी देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू क्या रखेंगे, -9.8 रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे से ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे प्लस। अभी पूछा है वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, तो ये यू निकालना है किस वेलोसिटी से फेंका गया। तो यहाँ एच दिया है, जी दिया है और वी दिया है, ठीक है। टी नहीं दिया है इसलिए v = u + gt नहीं यूज कर सकते हम, यहाँ करेंगे v² - u² = 2gh, ठीक है। तो v² 0 हो जाएगा, यहाँ पे u² निकालना है, g की वैल्यू यहाँ पे -9.8 हो जाएगा और h की जगह 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का u², यहाँ ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 19.6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 98, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, u की वैल्यू ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 आ जाएगी, ठीक है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो अभी टाइम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इससे निकाल देंगे हम टाइम, v = u + gt, ठीक है। तो t आ जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू इधर से आ जाएगी v - u/g, ठीक है। तो v कितना होता है इसका 0 माइनस u है 14 अपॉन माइनस का 9.8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएंगे, -14 अपॉन -9.8 है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 1.43 आएगा इसका, ठीक है। 1.43 सेकंड्स आएगा इसका। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे गिवन डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 10.8 दे रखी है हमें। डेंसिटी मटेरियल यहाँ पे सिल्वर की डेंसिटी हमको निकालनी है, वाटर की यहाँ पे पता है हमें 1000, नहीं भी दी होगी तब भी आपको 1000 लिखनी है। तो सिल्वर की डेंसिटी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 10,800, ठीक है। 0.1 ये कट जाएगा और 10,800 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिनमें ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, ये बीच में क्वेश्चन दिए हुए थे। वर्क डन के चैप्टर से भी क्वेश्चंस करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है एफ/s cos θ वर्क डन का, वर्क डन की यूनिट जूल होती है। एफ फोर्स होता है, एस होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उनके फोर्स लगाए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क होती है, इसकी भी यूनिट जूल होती है। 3 ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी mgh हाइट की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है 12 mv², पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम घरों में यूज करते हैं यूनिट्स, तो एक यूनिट जो होती है 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है।
अभी क्वेश्चन देखते हैं। कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले की जो वेलोसिटी थी उसके 4 टाइम्स वेलोसिटी हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी? तो काइनेटिक एनर्जी पहले हो जाएगी इसकी हाफ mv²। अभी नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी? हाफ, मास तो सेम है, ये 4v का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 टाइम्स। तो ये 16 बाकी हाफ mv² ये सेम रह जाएगा। तो ये क्या हुई? 16 टाइम्स हो गई, 16 टाइम्स। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। द मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ अ मास 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन इज 10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट इज। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए मास दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोमेंटम दिया हुआ है हमें, m इंटू वी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 दे रखी है। मास की जगह क्या लेना है हमें? 20 ग्राम्स। ग्राम्स को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो 1 0 से ये 0 कटा, ये 2 से यहाँ पे ये 5 बार कटेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी 500 आ गई, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी किलो जूल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हाफ mv², तो हाफ m की जगह 20 ग्राम्स, ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर लिया। अभी v² यानी कि 500 इंटू 500, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या, चलिए इतना ही सॉल्व करते हैं पहले। 3 0 से ये कट जाएगा, 1 2, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, तो ये 5 5 25, तो ये 2500 आ जाएगा। अब देखिए ये आया हमारा वॉट जूल में, ठीक है, ये जूल में आया, इन्होंने कहा किलो जूल में, तो किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड और कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2.5, ठीक है। A man of mass 50 kilogram jumps to a height of 1 meter. His potential energy का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, मास 50 किलोग्राम दे रखा है तो चेंज नहीं करना है। g की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, क्वेश्चन में अगर 10 दी हो तभी 10 यूज करनी है, नहीं दी होगी तो 9.8 यूज करनी है। हाइट हमारी है 1 मीटर, ठीक है, तो ये 500 जूल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर सकते हैं इसे। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देखिए मास तो पता है, वेलोसिटी का रेशियो पता चल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो मासेस दे रखे हैं हमें और मोमेंटम इक्वल दे रखा है, तो मोमेंटम m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ये दे रखा है। तो ये m1 है 1 इंटू 10 की पावर -3, v1 नहीं पता, m2 है 4 इंटू 10 की पावर -3 और v2 भी नहीं पता है हमें, तो इससे पूरे से इसे काट देंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हाफ, ठीक है चलिए बाद में देखते हैं उसे। वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा इससे v1/v2 का क्या 4/1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। अब देखिए इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1² अपॉन हाफ m2 v2², ठीक है। तो हाफ से तो ये हाफ कट गया, अब ये बचता है, तो m1/m2 क्या हो जाएगा हमारा, m1 दे रखा है ऊपर 10 की पावर -3, m2 दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए v1/v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो यही आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 4/1 का स्क्वायर, तो यहाँ 16/1 हो जाएगा। तो ये ये क्या किया हमने, यहाँ m1/m2 आ गया और ये v1²/v2² की जगह v1/v2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कटेगा, 4 से ये कटेगा 4 बार, तो 4/1 आ जाएगा इसका आंसर, 4:1 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। यहाँ क्या किया हमने, मोमेंटम इक्वल करके वेलोसिटी का रेशियो निकाला, फिर उस वेलोसिटी के रेशियो का स्क्वायर किया और ये काइनेटिक एनर्जी के रेशियो आ गया यहाँ पे। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड्स।
इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर फाइंड इज पावर। तो देखिए पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन अगर वर्क डन ना दिया हो तो एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी भी कर सकते हैं, एनर्जी भी की पावर कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, ठीक है। तो यहाँ हम एनर्जी अपॉन टाइम यूज करने वाले हैं। एनर्जी का क्या हो जाएगा, mgh, यहाँ पर क्या है, मास दे रखा है और हाइट दे रखी है, देखिए। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो mgh अपॉन टी हो जाएगा, जो पावर हमें निकालनी है। तो m क्या है हमारा यहाँ पे 50 किलोग्राम, जी हम क्या यूज करेंगे, 10 करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि। अब हाइट देखिए क्या हो जाएगी, 45 स्टेप्स चढ़े उन्होंने और हर एक स्टेप्स की क्या है 15 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 50 10 और हाइट की जगह क्या हो जाएगा 45 इंटू 15, 45 स्टेप, हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, इसलिए 15 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसको डिवाइड हमको 100 से करना पड़ेगा क्योंकि इसे मीटर में करना है, ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन का, ठीक है। ये mgh हो गया। अब ये जो t है वो कितना है 9 सेकंड्स, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी पावर आ जाएगी। तो 9 से ये कट जाएगा 45, 5 टाइम्स 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये क्या बच्चा हमारा 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 इंटू 15, 15 75 7 15 30 और 7 37, 375 वॉट आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ किया है, एनर्जी के जगह हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh यूज़ किया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वॉट का, 6 घंटे हर डे यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो एक दिन में कितनी यूनिट्स यूज़ होती हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है किलो वाट आवर, यानी कि क्या है पावर को किलो वाट में करो, टाइम को आर में करो और मल्टीप्लाई कर दो तो एक यूनिट्स हमारी आ जाती हैं। तो देखिए पावर कितनी दे रखी है 60 वाट, तो इसे किलो वाट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब एक दिन में कितना यूज़ कर रहा है 6 घंटे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी से हमारी यूनिट्स आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है पर डे पूछा है, इन 1 डे पूछा है, तो एक दिन में 6 घंटे यूज़ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ये 36/100 यानी कि 0.36 यूनिट्स हो जाएंगी। 0.36 हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका। The echo receiver of a sonar attached to a ship receives the echo from bottom of the sea 4 seconds after the ultrasonic waves were sent in the sea. If the speed of the sound in water is 1500 मीटर पर सेकंड, then what is the depth of the sea? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अगर शिप है मान लीजिए और नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी है, तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या है सोनार से ये वेव्स भेजी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है ये जाती है वेव और फिर वापस आती है, यहाँ सेंडर या रिसीवर लगा होता है, तो ये किसी स्पीड से जाती है, ठीक है। और ये क्या है अगर जल्दी आ जाती है तो ये पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला। डिस्टेंस की जगह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स आ जाता है, क्योंकि एक बार आने का एक बार जाने का, इसलिए ये डिस्टेंस की जगह 2 टाइम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है शिप से लेके नीचे ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है। स्पीड तो उसकी स्पीड होती है और टाइम जितने टाइम में वो वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी, तो ये डी जो है ये डेप्थ ऑफ द सी है, ये 2 टाइम्स इसलिए लिया है कि एक बार आने का एक बार जाने का, ठीक है। तो 2D इक्वल टू एस इंटू टी, 2D तो हमें डी निकालना है। स्पीड कितनी दे रखी है 1500 और टाइम हमारा कितना है 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो डेप्थ ऑफ सी क्या हो जाएगी, ये डेप्थ ऑफ सी हो जाएगी 1500 इंटू 2 यानी कि 3000 मीटर। तो ये 3000 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ये अगर पता होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो मुश्किल होगा। इफ द स्पीड ऑफ अ वेव इज 380 मीटर पर सेकंड एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1900 हर्ट्ज, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये मीटर पर सेकंड कब आएगा 380 मीटर पर सेकंड कब आएगा, जब कोई वेवलेंथ जो कि मीटर वाली चीज है, वेवलेंथ मीटर में नापी जाती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, यानी कि 1/सेकंड इसकी यूनिट होने वाली है।
तो इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से जब होगा, तो ये स्पीड का मल्टीप्लाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से होता है तब आती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मीटर इनटू 1/सेकंड होगा तब ये आने वाला है। तो 380 की वैल्यू या फिर सीधे फार्मूला से यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड का फार्मूला हो जाएगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको जैसे याद रहता है आप वैसे याद कर सकते हैं, यूनिट से ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है ये। तो 380 वेवलेंथ हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1900, ठीक है, 100। तो ये नीचे आ जाएगा इसके 380 डिवाइड बाय 1900, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 19 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो नीचे 20 ऊपर, नीचे 20 नहीं नीचे 10 ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2/10 ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 सब कुछ स्टैंडर्ड यूज किया है ऐसा यूनिट, तो ये मीटर में आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ओरिजिन के राइट साइड में प्लस होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, उसी तरह यहाँ पर भी पोल और मिरर में पोल होता है और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो उसके राइट साइड में हम जो डिस्टेंस होता है उसे पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है नेगेटिव मानते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऊपर ऐसे है ऑब्जेक्ट तो उसे पॉजिटिव मानेंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। ओरिजिन ये पोल और ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज हमें जो यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है मिरर फार्मूला, तो 1 + v + 1 + u = 1/f, और ये लेंस फार्मूला में ये माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर u v क्या है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, f है फोकल लेंथ, ठीक है, r होता है 2f, ठीक है, तो ये r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f होता है फोकल लेंथ। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ को हम नेगेटिव में लेते हैं, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हम। और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ क्या आएगी हमारी, अच्छा यहाँ गलती से कॉन्वेक्स लिख गया है, ये पॉजिटिव आएगी यहाँ, ठीक है, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस में और मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये होता क्यों है, कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉनकेव लेंस होते हैं, उनके जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में होती है इसलिए नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स वाले में राइट में होती है इसलिए पॉजिटिव होती है। तो आपको वो ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, कॉनकेव यानी कि नेगेटिव, कॉन्वेक्स यानी कि पॉजिटिव। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। तो इमेज कितनी बड़ी हुई है या छोटी हुई है ये पता चलता है हमारा मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये h'/h। तो h' होता है ऊपर इमेज की हाइट आती है, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट आती है। इसे हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें माइनस लगता है, -v/u, लेंस में माइनस नहीं लगता है। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जो मिरर फॉर्मूला था वहाँ पे पॉजिटिव था और लेंस वाले में नेगेटिव था, मैग्निफिकेशन में मिरर में नेगेटिव आ जाता है और लेंस वाले में पॉजिटिव हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज क्या है, बढ़ जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। अगर 1 से स्मॉलर है तो इमेज डिमिनिश हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर h'/h है m की वैल्यू, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो h है, मान लीजिए 10 है। अब ऊपर वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है, मान लीजिए 12 है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट 10 की हाइट 10 थी वो 12 हो गई, इसका मतलब क्या, बढ़ गई, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 1.2 आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली कम है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कम हो गई है, तो ये क्या हो गई, डिमिनिश हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। m अगर पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट आएगा, नेगेटिव होता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है, यही वाला एग्जांपल अगर देखते हैं, h'/h है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ये मैंने पीछे शायद बताया नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है नेगेटिव लेंगे हमेशा, ठीक है। तो उसी तरह हाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है। h'/, इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, h'/h है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ये पॉजिटिव है। और ओवरऑल वैल्यू अगर
पॉजिटिव ही आ रही है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली चीज भी पॉजिटिव थी। पॉजिटिव कब होगी, जब ये इरेक्ट होगी, ठीक है। इरेक्ट यानी कि सीधी सीधी है, ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी बन रही है उल्टी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा मैग्निफिकेशन, और इसकी इमेज क्या है, इन्वर्टेड बन जाएगी। जैसे हमने देखा था ऊपर ऊपर जो बन रही है सीधे सीधे ऐसे पॉजिटिव होता है और ऐसे वाला नेगेटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता है, रियल के साथ इन्वर्टेड, ये मैंने बता चुका है पहले भी, ठीक है। अभी देखते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अचीव्ड बाय लेंस। तो लेंस क्या करता है, या तो कन्वर्जिंग लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब एक जगह पॉइंट पे इकट्ठा करना, डाइवर्ज मतलब फैला देना ऐसे, ठीक है। तो कितना ज्यादा कोई लेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है वो उसकी पावर बताता है। इसकी यूनिट डायप्टर होती है, पूछा जाता है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ होता है f। अच्छा, जब डायप्टर में तभी आता है जब f को हम क्या है, मीटर में लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है। अब देखिए ह्यूमन आई का भी एक न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है, वो वाले चैप्टर में मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो ह्यूमन आई में अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसको पास का नहीं दिखता है, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर लेते हैं हम, क्योंकि उसको क्या है 25 सेंटीमीटर तक दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या है उसे यहाँ से 25 सेंटीमीटर तक नहीं दिख रहा है, उसे दूर रख रहे हैं तो दिख रहा है, इससे पास जैसे ही आ रहा है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इमेज डिस्टेंस जो है v की वैल्यू, उसका नियर पॉइंट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो रखेंगे। u और v की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव लेनी है, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला और ये पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो पीछे बताया। मायोपिया में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दूर का नहीं दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, और फार पॉइंट जो दे रखा होगा वो उसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो इनका ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, मायोपिया में इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट जो दे रखा हो वो इमेज डिस्टेंस होगा, और मायोपिया में फार पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आगे यूज करने वाले हम। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अगर एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसके आगे 1 के रिस्पेक्ट में 2 का निकालना है, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे 1, और 2 1 हो जाएगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना होता है तो ऊपर आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे आता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है हमको, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकल लेंथ निकालनी है, तो आर होता है 2f, ठीक है। तो f क्या हो जाएगा, r/2, f की वैल्यू r/2 यानी 20/2, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ दिया नहीं है किस टाइप का ये मिरर है, इसलिए हम खाली 10 सेंटीमीटर निकाल देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का। तो आर दे रखा है हमारा 3 मीटर। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में मैंने बताया था फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, पॉजिटिव ही आएगा, होता है इसका, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस लोकेट की है यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 5 मीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसमें साइन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव का पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है हमको निकालना है नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये निकालना है, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज ये निकालना है। तो आर दे रखा है तो इससे सबसे पहले एफ निकाल लेंगे। एफ क्या होता है, इसका आधा होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा, 1.5 जो भी है, ठीक है। अच्छा u दिया है, f दिया है, तो इससे हम इमेज निकाल लेंगे, v निकाल सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u। मिरर में प्लस आता है, लेंस में माइनस आता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये हो जाएगा 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f क्या है हमारा 3/2 है, तो 1/f इसका 2/3 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। माइनस u कितना है हमारा -5 है, तो ये हो जाएगा -1/5, ठीक है। नीचे माइनस हो तो ऊपर आ जाता है, ठीक है।
तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर दोनों का 15 आ जाएगा एलसीएम, 5 3 15, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 10 और 3 इधर तो 3 हो जाएगा, ये 1/f हो जाएगा 13/15, 1/v हो जाएगा 13/15, ठीक है। v आ रहा है यहाँ पे ये वाला, तो v की वैल्यू हमारी आ गई 15/13, उल्टा हो जाएगा इसका। इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा लगभग 1.15 मीटर ऐसे आ रहा है, ठीक है। सब चीज़ मीटर में थी तो ये भी मीटर में आ गया। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मिरर में पॉजिटिव आ रहा है, इसकी वजह से पता चलता है पोजीशन क्या है इसकी बिहाइंड द मिरर। मिरर में क्या है, राइट साइड में क्या होता है, मिरर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके अगर कॉन्वेक्स लेंस बनता है तो इसकी इमेज इधर बनती है, तो बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स में वैसे भी बिहाइंड द मिरर ही बनती है इमेज, तो बिहाइंड द मिरर यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये पोजीशन हो गई और नेचर भी पता चल गया हमको, ठीक है। साइज बताना है, ठीक है। साइज कैसे बता सकते हैं हम, तो साइज के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होगा इसका, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में माइनस नहीं आया, यहाँ पे आएगा -v/u, तो ये हो जाएगा माइनस का v कितना आया हमारा 1.15 और u कितना है -5, ठीक है, -5। तो अब देखिए मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, एक तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या पता चलेगा हमारा ये वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा ये क्या है, इसकी वैल्यू अगर देखते हैं हम 1/5 के लगभग, ये मतलब क्या है 1 से तो लेस होने वाला है, 1 से छोटा होगा, इसके मतलब क्या है इमेज जो होगी वो डिमिनिश होगी, ठीक है। इमेज क्या है डिमिनिश होगी, छोटी होगी, डिमिनिश, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा, इसका नेचर और ये साइज पता चल गया, पोजीशन हमारी बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है, ये पता चल गई बिहाइंड मिरर। तो इसके बारे में ये सब पता चल चुका है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो देखिए घुमा फिरा के यही पूछ रहे हैं कि इमेज की डिस्टेंस क्या होने वाली है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है। अच्छा ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी दे रखी है इसकी, तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। अब देखिए कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाइट की इसकी ज़रूरत नहीं है हमको ये निकालने के लिए, तो ये फार्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ पे मिरर है तो मिरर फार्मूला लिख देंगे पहले, 1+f = 1+u, ये फार्मूला हो जाएगा 1+v + 1+u = 1/f, ठीक है। तो इमेज वाले में ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, उधर माइनस में चली जाएगी, तो ये 1/v क्या हो जाएगा -1/15, f माइनस में, और u क्या है ये भी माइनस में है, -1/25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे नीचे आ जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ये 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v हो जाएगा माइनस का 2/75। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर तो उल्टा करेंगे तो v क्या हो जाएगा 75/2, तो माइनस का ये आ जाएगा 35 + 2 37.5, 37.5 सब कुछ सेंटीमीटर में है तो 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी दूर रखनी चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर, इतना दूर रखना होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन प्लेट, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
कितनी दूर स्क्रीन को रखें जहाँ पर इमेज क्लियर बन जाएगी, तो उतनी दूर रखेंगे जितनी दूर हमारी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it। तो कॉन्केव मिरर है, ये ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन इसका 3 टाइम्स दे रखा है, तो m की वैल्यू 3 दे रखी है। अब देखिए कॉन्केव मिरर ये मैग्निफिकेशन रियल बना रही है, रियल इमेज बन रही है। तो रियल के साथ हमने देखा था क्या बनता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड होता है हमेशा। तो इन्वर्टेड के लिए क्या होता है, माइनस साइन लगता है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होगी, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसलिए m की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ रियल इमेज दे रखी है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, तो ये मैग्निफिकेशन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये इसमें साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस में रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। इमेज हमें कहाँ पे लोकेट करनी है, तो इमेज डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये सिंपल इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर वाला। मिरर में माइनस लगता है, -v/u होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन -3 दे रखा है, ये माइनस फॉर्मूले का लगा है, v यहाँ पे लग गया, u क्या है -10 है, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कटा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30। 10 3 × 30, ठीक है। तो ये क्या है, -30 सेंटीमीटर हमारी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कहाँ लोकेटेड होगी, लेफ्ट साइड में लोकेटेड होगी। कॉनकेव मिरर अगर ऐसे बनता है, ठीक है, तो ऐसे करके लोकेटेड होगी ये इस तरफ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मिरर से दूर लोकेटेड होगी, ये लोकेशन हमें पता चल गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है, जब खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में ना पूछा जाए, तो C/V फॉर्मूला होता है। C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना हमको, मीडियम में निकालना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5। तो देखिए v उधर जाएगा, 1.5 नीचे आएगा, तो ये 1.5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो v की वैल्यू यही आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंस का क्वेश्चन आ गया है, फोकल लेंथ कॉन्केव है तो वो माइनस में ही होने वाली है, ठीक है, -15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें निकालनी है, u निकालना है, इमेज डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए पॉजिटिव लेंगे या इसको या नेगेटिव, ये देखते हैं। तो कॉन्केव लेंस जो होता है इसके 2 ही केस बनते हैं, दोनों में ही क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, तो इसमें जो वर्चुअल होता है लेंस में वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। राइट साइड में रियल होता है, लेफ्ट साइड में इसका वर्चुअल होता है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। इसीलिए इसकी ये इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस के दोनों केसेस में 2 केस बनते हैं, दोनों में ही क्या है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और इसका जो वर्चुअल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस माइनस में हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। तो 2 चीज़ निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंस फार्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/u उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/u हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो 1/u हो जाएगा माइनस का 1/10 और ये माइनस f की जगह हो जाएगा माइनस का 1/15, ठीक है। ये माइनस से ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 10, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 और इधर प्लस का 2। तो u इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/30 आ रही है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी,
रेसिप्रोकल होगा ये -30 हो जाएगी, ठीक है। तो u की वैल्यू माइनस में आ रही है, इससे पता चल रहा है हमारा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आने वाला है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव आए तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कितनी दूर रखना है, 30 सेंटीमीटर दूर रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेंस के लिए ये v/u होता है, इसमें माइनस नहीं लगता है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है हमारी -10, u की वैल्यू -30 ये निकाली हमने, ठीक है। इनको दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1/3 यानी कि 0.333। तो देखिए इसमें मैग्नीफिकेशन ही पूछा है तो आंसर तो हमारा यही हो गया। अगर इसमें पूछा भी जाता नेचर वगैरह तो देखिए 1 से कम है, 1 से लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगी, छोटी इमेज बन जाएगी। और पॉजिटिव है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी। तो इरेक्ट के साथ क्या होता है हमेशा, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर ये ग्रेटर देन 1 होती तो एनलार्ज हो जाती, और अगर नेगेटिव होती तो रियल इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, स्प्लिट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहती है, कॉनकेव में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है। u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा, ठीक है। नेचर वगैरह ये सब निकालना है, तो ये सब निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होता है, उसी से निकाल देंगे सब कुछ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखिए, अगर शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो गलत होने के चांस हो जाएंगे। इसमें माइनस लगता है, ठीक है, लेंस फॉर्मूले में माइनस लगता है, 1/v माइनस 1/u, लेंस है इसीलिए। अब मिरर में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो u और ये दे रखा है, v निकालना है हमको, तो 1/v क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1/f प्लस 1/u। अब ये तो फॉर्मूले का हो गया, इनकी वैल्यूज डालेंगे हम, तो f तो प्लस है, u माइनस है, तो ये वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 तो नहीं 30 आएगा इनका एलसीएम, यहाँ पे 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू आ रही है 1/30, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, प्लस का 30 आ रहा है, ठीक है। तो इमेज की हमें डिस्टेंस तो पता चल चुकी है, ठीक है। पोजीशन इसकी इमेज की क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर है ये ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ, ठीक है। ये आगे क्या मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं इसका, जिससे इसका नेचर वगैरह ये पता चल जाएगा और साइज भी पता चल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या है इसका, v/u होगा, ठीक है, प्लस पॉजिटिव आएगा इसमें, v हमारा है 30, u है -15। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 आया है ये, ठीक है, -2 आया, तो इससे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते, ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं। h' की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, h की वैल्यू तो 2 है, तो ये -2 दे रखा है हमको, h' मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। तो इससे हमारा h' जो इमेज की हाइट है वो आ जाएगी -4, ठीक है। तो इससे ये वाला साइज आ गया है, साइज का आंसर आ गया हमारा। साइज क्या है, 4 गुना है, इसके 4 टाइम्स हाइट हो गई। अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, माइनस आ रहा है, मैग्नीफिकेशन माइनस आ रहा है, इससे क्या मतलब होता है, ये इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। रियल आप इससे पता कर सकते हैं कि v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जिसकी वजह से मतलब क्या है, ये राइट साइड में बन रहा है और राइट साइड में रियल इमेज बनती है लेंस में, ठीक है। तो रियल और ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये इन्वर्टेड। तो नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गई और हमारा साइज भी पता चल गया है। मैग्नीफिकेशन का आंसर इसका क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी पता चल चुकी हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहाँ देखिए इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की हमें वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
50 सेंटीमीटर इमेज की वैल्यू दे रखी है। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज जो बनती है वो क्या है, राइट साइड में बनती है, तो इमेज क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स। अच्छा, एक और चीज़ है, रियल और इन्वर्टेड जो बनती है उसमें m की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। इन्वर्टेड कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा, जब m की वैल्यू नेगेटिव होगी। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, यानी कि m की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए 1 से पता चलता है उसका साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, साइन से पता चलता है रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड है और साइज सेम है, इसलिए m की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, तो ये हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाद में पावर भी पूछी हुई है। तो m का फॉर्मूला होता है लेंस का v/u, ये वैल्यू -1 है, v 50 है, u निकाल लेंगे तो u कितना आ रहा है, इससे -50 आएगा, ठीक है, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 50 सेंटीमीटर दूर रखा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पावर ऑफ लेंस पूछा गया, पावर होता है हमारा 1/f होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें f निकालना होगा, तो 1/f होता है 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला। तो 1/v कितना है हमारा, 1/50 प्लस माइनस 1/u माइनस का 1/50, ठीक है। तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/50, 1/50 प्लस 1/50 ये 2/50 हो जाएगा, तो जाएगा 1/25। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सही आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव आती है। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो पावर होता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, पावर की वैल्यू डायोप्टर में तभी आएगी जब ये क्या होगा, मीटर में है। तो मीटर में ये हो जाएगा 0.25 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 1/0.25 होगा, इससे आएगा आंसर पावर में, पावर का डायोप्टर में। तो ये 2 0 लगेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव हमारी पावर आने वाली है इसकी, प्लस का 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था, तो ये आ गया था यहाँ पे, u की वैल्यू है ये -50 सेंटीमीटर और ये पावर आ गई 4d। अब पर्सन विद मायोपिया आय है किसी की, ठीक है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखते हैं हम, 25 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। मायोपिया है, ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया में रखते हैं, इसमें इनफाइनाइट आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट को आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा क्या है, फार पॉइंट जो है माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दूर तक हम क्या है, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, लेकिन इसका फार पॉइंट क्या हो रखा है, ये 80 सेंटीमीटर हो रखा है। ये 80 सेंटीमीटर जो है, जिसको हम v रखेंगे, v मानते हैं इसके फार पॉइंट को, तो ये 80 सेंटीमीटर दे रखा है, -80 सेंटीमीटर हो रखा है। इस तरह के क्वेश्चन में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में दोनों को ही नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका व्हाट इज नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर और नेचर बताना है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी पावर के लिए, तो जो होता है 1/v - 1/u, ठीक है। तो 1/v - 1/u हो जाएगा 1/80 माइनस का और -1/इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये देखिए इनफाइनाइट माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं है, ये पूरा 0 ही होने वाला है। तो f कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर माइनस का। अब ये माइनस है तो इससे पता चलता है लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव, ठीक है। फोकल लेंथ माइनस कॉनकेव की होती है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है। पावर क्या हो जाएगी, 1/v
एफ यानी कि 0.8, तो ये ऊपर लगेगा 0, ये हट जाएगा पॉइंट यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25, ठीक है। 1.25 डायोप्टर ये आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ नेगेटिव है तो ये माइनस का आएगा, तो पावर कितनी होगी माइनस का 1.25 डायोप्टर। और लेंस कौन से टाइप का होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किया गया हमने, दूर का नहीं दिखाई देता इनको, तो फार पॉइंट जो है इनका ये बन चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा दूर का होगा नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए हमारी क्या है फोकल लेंथ निकाली, उससे हम पावर निकाली। फोकल लेंथ नेगेटिव थी इसलिए कॉनकेव लेंस बन गया ये, ठीक है, कॉनकेव लेंस। और इसके डायोप्टर वाला ये सिस्टम निकाल दिया पावर से। ये कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट को बताते हैं, तो पूरे की पूरी बैटरी को हम ऐसे डायग्राम में नहीं बता सकते हैं, उसकी जगह क्या है हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। तो एक से ज़्यादा सेल को जब हम जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। ये प्लग के लिए, ऑन ऑफ के लिए ये यूज़ करते हैं हम। वायर जॉइंट होता है तो इसे डॉट से बताते हैं, और अगर जॉइंट नहीं हुआ है तो ऐसे बताते हैं, ठीक है। बल्ब का ये सिंबल है, रेजिस्टेंस का ये है, ये क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम। एमीटर और वोल्ट मीटर ये ए और बी सिंपली ये हो जाता है, ठीक है। तो इनका यूज़ होगा आगे, ध्यान रखना है ये। आगे देखते हैं, तो ये मैंने टेबल बना दिया है, इसमें क्या है पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज को करेंगे कैपिटल क्यू से। तो करंट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग इन एन एरिया यूनिट टाइम में, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा करंट। तो कितना टाइम, पर्टिकुलर टाइम में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये हमें बताता है करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये ध्यान रखना है आपको, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन से ये बन रहा है फॉर्मूला। I जो होता है हमारा करंट, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको नापते हैं हम एमीटर से। तो एमीटर यूज होता है करंट को नापने के लिए, और कोलम्ब होती है यूनिट चार्ज की, ठीक है। आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो कोई चार्ज जिसकी यूनिट क्या है 1 कूलम है, जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो V होता है W अपॉन क्यू, W वर्क डन हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। इसकी यूनिट हमारी होती है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, और इसको भी हम कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से करंट को हम एमीटर से नापते हैं, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है। अगला हमारी प्रॉपर्टी आती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या है, करंट को हम रोकती है ये, ठीक है। करंट के अपोजिट है, जैसे हमारा मोशन होता है तो फ्रिक्शन हमारे अपोजिट काम करती है, उसी तरह करंट के अपोजिट काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट हमारा कम होगा। इसकी यूनिट ओम होती है, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बनता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये। तो इसके अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के। ये होता है ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो ये इक्वल टू में हमारे R आ जाता है, ठीक है। R आ जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये, तो ये फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो सेम जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी वही यूज हो रही है, ये बस उसकी प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पर ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कोई वायर है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे वायर है, तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक ये L हो जाएगा, और ये एंड में जो होता है, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जितना मोटा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, देखिए रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा
हमारा लेंथ के, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हमारा करंट ज़्यादा चाहिए होता है तो मोटे वायर का यूज़ करते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारी ओम मीटर, तो ये यूनिट ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कैपिटल एच। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? इफ अ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, सोर्स एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे किसी सर्किट का, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही भर देंगे उसे, तो उसका करंट फ्लो नहीं होगा, पूरी एनर्जी क्या है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो इनका यूज़ हम करते हैं, हीटर होते हैं जो, या पानी गर्म करने वाली रॉड होती हैं, उनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, सर्किट को रेजिस्टिव बना दिया जाता है, रेजिस्टेंस से भर दिया जाता है, जिससे क्या है हमारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का VIT। ठीक है, VIT इसका हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हीट एक एनर्जी है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे, ये पहले ही पढ़ रखे हैं हम। अगला फॉर्मूला हमारा ये लॉ होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा इस फॉर्मूले पे डिपेंड है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो H ये हीटिंग है, ये H जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के। ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, I स्क्वायर यानी सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर करंट बढ़ेगा तो ये हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये आगे फॉर्मूला अगर याद होगा तो कैपिटल R जो है रेजिस्टेंस के भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम तक अगर करंट फ्लो होगा तब भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये बनता इसी से है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, V की जगह क्या है IR रख दिया है। ओम्स लॉ में हमारा क्या है, V इक्वल टू IR होता था। ठीक है, V इक्वल टू IR होता था, तो यहाँ पर V की जगह अगर IR रख देते हैं तो एक I बाद में आ रहा है तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और T पीछे से लग जाएगा, तो I स्क्वायर RT ये क्या है, इसी से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें V की जगह IR रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आगे आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। तो किस रेट से एनर्जी हमारी खर्च हो रही है वो बताता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है V इंटू I। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसी तरह हम बदल सकते हैं, V की जगह IR रख के या I की जगह V अपॉन R ऐसे करके बदल सकते हैं। तो मेन एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ओम्स लॉ याद रहेगा आपको, V इक्वल टू IR अगर याद रहेगा तो हम जैसे भी हमें जो चीज़ दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। V इक्वल टू IR ये ध्यान रखना है, और बाकी ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, पावर की यूनिट हमें पता है ये होती है वॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या है, सिस्टम और रेजिस्टर समझना है। तो देखिए दो तरीके के सिस्टम होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो पहले सीरीज देखते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज हमारा दिखा रहा है, इसमें बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये बड़े वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा ये वाला, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस लग रखे हैं, R1 R2 R3। तो देखिए सीरीज कैसे पहचानते हैं हम, जब एक का जो एंड हो रहा है, इसका ये एंड हो रहा है तो वो दूसरे की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, R1 का जो एंड पॉइंट है वो R2 की शुरुआत है, और R2 का एंड R3 की शुरुआत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लगे होते हैं रेजिस्टेंस, इनको हम सीरीज बोलते हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, एक के बाद एक लगे हैं तो ये सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है, सबके लिए करंट सेम होगा, V डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका डिफरेंट होगा। तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वो सेम होगा, इसको कैपिटल I मान लेंगे हम। ठीक है, सबका सेम होने वाला है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होगा, तो इस वाले का अलग होगा V1। ठीक है, इसका अलग होगा V2 और इसका V3 अलग होगा। ठीक है, अब अगर हमको V1 V2 V3 ये निकालने हैं तो ये ऐसे निकलेंगे, V होता है IR। ठीक है, I इंटू R होता है, तो हमें ये V1 निकालना है जो R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें I तो सबका सेम है, लेकिन R जो होगा वो R1 होगा। R1 के थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो R1 लगा देंगे, अगर R2 के थ्रू निकालना है तो R2 लिख देंगे, R3 के थ्रू निकालना है तो R3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम
इसमें ये तो सिस्टम सीरीज का हो गया। पैरेलल का देख लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, जिस तरह इसमें सबकी स्टार्टिंग क्या है, एक के एंड दूसरे के स्टार्टिंग होता है, पैरेलल में क्या है, सबकी स्टार्टिंग सेम होती है। ठीक है, सबकी स्टार्टिंग सेम होती है और सबका एंड भी सेम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं पैरेलल वाला बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, सबकी स्टार्टिंग सेम है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट ये सेम है और सबका एंड पॉइंट भी सेम है। तो इसमें क्या है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है आपको, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका मैं आगे सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, इसका आगे सर्किट बना लेते हैं ये। तो ये पैरेलल वाला बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें आई कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट था हर एक का। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है क्योंकि एंड पॉइंट सबके सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। करंट यहाँ पे अलग अलग होता है। करंट यहाँ पर I1 हो जाएगा। ठीक है, I1, इसका मान लीजिए I2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा I3। अलग अलग रेजिस्टेंस का यहाँ पर करंट डिफरेंट होता है। ये क्या है, पैरेलल वाला है सिस्टम है, ये पैरेलल सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर अलग अलग अगर हमें करंट निकालना है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। करंट होता है V/R, V इक्वल टू IR होता है, वहाँ से आ गया। तो अगर I1 निकालना है हमको, I1 निकालना है तो वहाँ क्या करेंगे हम, V तो सबका सेम है और R अलग अलग हो जाएगा, तो R1 वाले का करंट I1 हो जाएगा, यहाँ R2 लिख दूंगा तो ये I2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला और है हमारा, जो पैरेलल होता है उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूले से आता है। R टोटल जो पैरेलल का है, RP से लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये इस वाले का पैरेलल वाले के जो टोटल रेजिस्टेंस है ये निकल रहा है इससे। तो R टोटल हो जाएगा 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो R टोटल पैरेलल वाले का हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज वाले को तो सिंपली ऐड हो जाता है, लेकिन इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। बाद में क्या है, इसको सॉल्व करके उल्टा करना होगा। ठीक है, उससे निकलेगा, वो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मूला याद रखना है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उल्टा होता है इसका सीरीज पैरेलल का। ये न्यूमेरिकल्स जब होंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस। हमें करंट निकालना है, व्हाट इज करंट फ्लोइंग। ठीक है, करंट निकालना है। इफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो हमें लिख लेते हैं। तो करंट तो निकालना है, ठीक है, करंट हमको निकालना है। यहाँ पर 300 कूलम यानी कि चार्ज दे रखा है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, तो ये दे रखा है 300 कूलम और टाइम दे रखा है हमको 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स, तो इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट पूछा है, तो ये हमें फॉर्मूला अगर याद होगा तो इजीली निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया। चार्ज दे रखा है 300, टाइम हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, ये हो गया 600। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटे, 3 से ये 5 बार कट 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5। तो अब यहाँ पर ये याद रखना है आपको, इसमें तो खैर ऑप्शन दे रखा है, वैसे आपको ध्यान रहना चाहिए करंट की क्या यूनिट एम्पियर होती है, तो ये 0.5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं ये। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ठीक है, 25 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है इसका। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको 230 वोल्ट दे रखा है, तो हमें करंट निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं V इक्वल टू IR, तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि V और R पता है। तो I हो जाएगा हमारा V/R। ठीक है, V/R हो जाएगा, तो I हो जाएगा, करंट पूछा है तो V कितना दे रखा है 230 दे रखा है और हमारा ये रेजिस्टेंस 25 दे रखा है। ठीक है,
तो ये 5 से काट लेते हैं इसे, 5 से ये 5 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 चौक 20 और 6 30, ठीक है। 5 से फिर दोबारा काट लेंगे तो 9 पंजे 45 और 10 तो 0.2, तो ये 9.2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 9.2 एम्पियर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। When a 4 ohm resistor is connected across a terminal of 2 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second is। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस दे रखा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, डायरेक्ट करंट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर यूनिट सेकंड, पर सेकंड। तो देखिए कूलम्ब पर सेकंड जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, वो हमारा करंट ही होता है। तो करंट को उन्होंने अलग तरीके से पूछ रखा है। कूलम क्या होता है, चार्ज होता है, और सेकंड टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट ही होता है। तो ये करंट ही पूछ रहा है घुमा फिरा के, ठीक है। तो करंट ही पूछ रहा है, तो अब करंट बताना है हमें। करंट का हमने अभी पीछे देखा फॉर्मूला, V/R होता है, ठीक है, V = IR, तो उससे V/R हो जाएगा। V हो गया हमारा 2 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, तो 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/2, जिसका मतलब 0.5 आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमने V की जगह रख दिया 2 वोल्ट, ठीक है, और R की जगह 4 रख दिया, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा। आगे देखते हैं। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड द करंट विल बी। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है हमारा करंट का यहाँ पे एंड में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा I = V/R, सेम फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये मान लिया हमने, पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था और रेजिस्टेंस क्या था, R था। अब ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को तो सेम रखा गया है, रेजिस्टेंस क्या है, हाफ कर दिया गया है। तो रेजिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, तो I कैसे चेंज होगा वो देखना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, R/2 कर दिया है। तो यहाँ पर ये इसके V के नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और R की जगह क्या है, R/2 कर दिया। तो अभी ये वाला 2 जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा V/R × 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा। तो ये पूरा जो है ये है I हमारा पुराना वाला, ये वाला ही तो है, ये सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा I × 2, मतलब क्या है हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। जो करंट हो जाएगा वो नया पुराने वाले के डबल हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इन द गिवन फिगर द रेजिस्टर्स 6 ओम 3 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज। तो ये बताना है कि ये जो रेजिस्टर लगे हुए हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखिए इसका इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, पैरेलल। इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, ये पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, इनका सेम है। 3 वाले का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और 6 वाले का भी यही है, और 3 वाले का एंड पॉइंट ये है और 6 वाले का भी यही है। तो 3 और 6 जो हैं वो तो पैरेलल हैं, तो 3 और 6 पैरेलल में होने चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें सब सीरीज में दे रखे हैं। ये सही इसमें 9 और 6 दे रखे हैं पैरेलल में, ठीक है, 9 और 6 तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पूरे को अगर हम एक मानते हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा और ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि इसका एंड पॉइंट जहाँ पर आएगा वो इस वाले के लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 ओम और 6 ओम क्या है, ये पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में है 9 ओम के साथ। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा, 9 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को क्या है, सेम है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ इन द गिवन अरेंजमेंट द 3 रजिस्टर्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रजिस्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। तो तीनों की जगह अगर हम एक का यूज़ करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, पूरे सर्किट का। तो पहले क्या करेंगे, हम इस वाले का, इन दोनों का क्या हो, ये पैरेलल में लगे हुए हैं 6 ओम, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसको मैं मान लूँगा RP मान लेते हैं, ठीक है, पैरेलल वाले का। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/RP हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमें, दोनों 6 दे रखे हैं, तो ये 1/6 + 1/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/6, 2 बार 1/6 1/6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/6
3। तो यहाँ पर क्या आया, जो पैरेलल वाला है उसका 1/RP आ रहा है 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल होगा दोनों तरफ, तो RP जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि क्या है, इस पूरे को हटाकर यहाँ पर 3 ओम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 3 ओम जो है वो इस वाले के साथ क्या है, सीरीज़ में हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड कर दिए, 3 और 6 9 हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, जो पैरेलल वाले हैं उनको पहले सॉल्व कर लिया और वो आ गया, तो उसके बाद ये सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया फिर। ठीक है, तो यही टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 9 ओम। आगे देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इन द डायग्राम इज। तो यहाँ पर देखिए इस वाले के साथ जो है ये सीरीज़ में है सारे के सारे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, I = V/R से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, V = IR से निकालेंगे। ठीक है, V = IR। तो I इसका टोटल करंट होगा और रेजिस्टेंस हमें 3 वाले का निकालना है, तो R3 वाले का यहाँ पे डाल देंगे 3 ओम। तो टोटल करंट हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल करंट के लिए क्या होगा, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या है 6 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, क्योंकि सामने से ही ऐड कर देंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या हमने सिंपली ऐड कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। अब टोटल करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R। ठीक है, V = IR होता है, तो V हो गया हमारा कितना 2 वोल्ट दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस 6 आ गया, तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 1/3 ओम एम्पियर, सॉरी। ठीक है, एम्पियर आ गया यहाँ पर। तो टोटल करंट आ गया, तो ये इसमें डाल देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा आ जाएगा V3। ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो टोटल करंट 1/3 है और R3 यानी कि जिसके अराउंड हमें निकालना है वो 3 ओम। ठीक है, तो 3 से 3 ये कटा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा V3 है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम है, वो हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, हमें ये निकालना था टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जितने भी ये रजिस्टर हैं इनको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इनका निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें V दे रखा था और इससे हमें R निकालना है। एक सिंपल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ये रजिस्टर दे रखे हैं, सीरीज़ में दिए हैं या पैरेलल में दिए हैं, टोटल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले निकाल लीजिए आप, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, V1 V2 V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड द करंट इज 5 एम्पियर। तो ये 1 2 3 के अक्रॉस जो हमें V1 V2 3 और V3 दे रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इनका टोटल करंट हमको 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3 मेजर्ड। तो V1 V2 V3 अलग से निकालने, तो इसमें तो सिंपल हो जाएगा, तो हमें करंट दे ही रखा है टोटल, तो V = IR होता है, तो वो हो जाएगा कैपिटल I × R1। ठीक है, V1 निकालना है तो R1 लिख दो, तो ये हो जाएगा क्या 5 × R1 दे रखा है 1, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे के लिए 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और तीसरे के लिए 3 यूज़ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो हमारे V1 V2 V3 हो जाएंगे 5 10 और 15, तो 5 10 15 हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 5 10 और ये V3 15, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ही था उसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। ठीक है, R1 किसी का रेजिस्टेंस है, उसको 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, तो उस वायर को, तो उसके जो 5 पीसेस हैं उनके रेजिस्टेंस हो जाएगा हर एक का R1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस उसका R1 था, तो उसके 5 पीसेस का हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1/5। ठीक है, दीज 5 पीसेस आर अ वायर एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन सबको क्या है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी R2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो जब ये पैरेलल में लगेंगे तो उसका रिजल्टेंट इन्होंने R2 मान रखा है, तो वो निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल यूज़ होता है, आपने देखा होगा, R1 अगर होता है तो उसका 1/R1 लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो R1/5 है, क्योंकि टोटल था R1, उसका हर एक को हमने 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इक्वल है, तो R1/5 है। ऐसे 5 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं
1 2 3 ऐसे करके 5 लगे हैं, तो पांचों का टोटल निकालना है, वो ये है। ठीक है, तो वो टोटल निकालना है, तो हमारा जो टोटल निकालने के लिए हर एक को हमने पैरेलल में यूज़ किया है, तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा इसका 5/R1। ठीक है, प्लस 5/R1, ये ऐसे 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 5/R1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25/R1 हो जाएगा। तो 1/R2 की वैल्यू आ गई 25/R1, तो R2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/25। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देन द रेशियो R1/R2 इज, तो R1/R2 का रेशियो पूछा जा रहा है, तो R1 तो हम R1 लिख देंगे, R2 की जगह लिख देंगे हम R1/25। ठीक है, तो R1/25 लिख देंगे, तो ये R1 से ये R1 कट जाएगा, ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये R1/25 आ गया, तो इसका डिवाइड यहाँ पर पूछा गया था R1/R2, तो यहाँ R1 से जब डिवाइड होगा ये, तो ये कट जाएगा, 25 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 25 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, एक लंबा जो रेजिस्टेंस था उसके वायर को हमने पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका रेजिस्टेंस भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और उसको पैरेलल, उन सबको पैरेलल में लगा रखा है, तो उसका टोटल निकालने के लिए हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये 5 टाइम्स होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका उल्टा कर दिया, तो ये आ गया R1/25। तो फिर एंड में उन्होंने इसका रेशियो पूछा था R1/R2 वाला, तो इसीलिए हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2। इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज, देयर एनर्जी कंज्यूम्ड इन देम इज इन द रेशियो। तो पहले वाले की एनर्जी क्या होगी और दूसरे वाले की एनर्जी क्या होगी, ये बताना है। तो दोनों बल्ब के हमें रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, R1/R2 दे रखा है 1/2। ठीक है, एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले की एनर्जी हम मान लेते हैं क्या हो जाएगी, I²R1T हो जाएगी, दूसरे वाले की हो जाएगी I²R2T हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इनका डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। हमें दोनों की एनर्जी का रेशियो निकालना है। अब जिसके बारे में नहीं बता रखा है उसको हम इक्वल मान लेते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, R1/R2 ही बच गया, तो ये तो हमें पता है ये क्या है 1/2 है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एनर्जीज का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 अप्लायंसेज ऑफ रेटिंग 200 वॉट 250 वोल्ट एंड 100 वॉट 250 वोल्ट आर जॉइंड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए जहाँ पे भी सीरीज या पैरेलल दे रखा हो, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना आपको सबका। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको। तो इसका क्या होगा 200 वॉट दे रखा है, यानी कि पावर दे रखी है, P1 दे रखा है 200 वॉट, और वोल्टेज दे रखी है हमको 250 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे हमें अगर निकालना है रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, अब यहाँ पर करंट से मतलब नहीं है, हमें रेजिस्टेंस से मतलब है, तो I की जगह हम क्या कर देंगे V/R, तो V × V/R हो जाएगा V²/R। तो यहाँ पर क्या किया है, I की जगह हमने V/R यूज़ किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये क्या है V²/R हो गया, P = V²/R, तो R हो जाएगा इससे V²/P। ठीक है, तो V² हमें दे रखा है 250 का स्क्वायर, तो 250 × 250 डिवाइड बाय P दे रखा है 200, तो ये 2 0 कटे इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इतना ही लिख लेना भी 625 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये पहले वाले का आ गया R1। इसी तरह R2 आ जाएगा हमारा V²/R करके, ऊपर तो सेम रहने वाला है 250 × 250, क्योंकि V दोनों का सेम है। P इसका 100 दे रखा है, तो ये 2 0 कटेंगे, तो इसका ये आ जाएगा 625। अब इनका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, R टोटल आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625, दोनों का कॉमन हो जाएगा 625/2 प्लस 625, इसको ऐड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम 625 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1/2 आएगा, इसका 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 625 × 3/2 हो जाएगा ये।
तो ये क्या किया हमने, टोटल निकाला है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या है, पावर कंज्यूम टोटल पूछी है। तो जब टोटल पावर कंज्यूम पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो रेजिस्टेंस निकला है तो ये पर्टिकुलर अप्लायंस का निकला है, पूरे सिस्टम का नहीं निकला है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब टोटल क्या है हमारे पास, ये भी आ गया, यहाँ पर दे रखा है सप्लाई जो है टोटल वो दे रखी है। तो वी टोटल हमको पता है वो कितना है, 250, ठीक है। अब पावर टोटल निकालनी है तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास रेजिस्टेंस भी टोटल है, ठीक है। तो ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा V²/R, यही यूज़ कर रहे हैं हम ऊपर। तो V² हो जाएगा 250 × 250, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास, ये है 625 × 3/2, तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 625 × 3/2, ठीक है। तो ये 2 है, 625 × 3/2, ये क्या है, R टोटल की जगह लगाया है 625 × 3/2। तो ये 2 जो है, ये वाला 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये इसी के नीचे ही समझिए इसे, तो ये 625 25 × 25 होता है, तो 25 का ये यहाँ पे 10 रह जाएगा और इस 250 का भी यहाँ पे 10 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200/3 हो जाएगा, यहाँ पे 200 ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं, 200/3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 66.66 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 67 वाट। तो इसको मैं एक बार से फिर से बता देता हूँ, 2 अप्लायंस दे रखे थे, तो हमने पहले इसका रेजिस्टेंस निकाला, फिर इसका रेजिस्टेंस निकाला। अब किसी भी न्यूमेरिकल में ये आपको ध्यान रखना है, सीरीज पैरेलल में दे रखा है तो टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ही लो पहले, ठीक है, ठीक है। तो इसका निकाला हमने इस फॉर्मूले से, पावर की जगह ये फार्मूला यूज़ किया, VI हमने याद किया था पावर का फॉर्मूला, I की जगह हमने V/R लिख दिया, तो V²/R आ गया, आगे वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो इससे R1 निकला, R2 निकला, उसके बाद इन दोनों को सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर दिया, 625/2 और 625 को हमने ऐड कर दिया, आगे ऐड करके ये आया, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, पॉइंट में निकला आएगा फालतू में, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दे रखा था, तो दोबारा से पावर का फॉर्मूला यूज़ करके टोटल पावर निकाला इस बार हमने। तो यहाँ पर जो R यूज़ किया है वो R टोटल यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन था और 67 वाट हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बी, तो ये वही फार्मूला यूज़ करना है हीट वाला, तो ये होता है I²RT, ठीक है। तो I हमें दे रखा है, ये पहले वाला हो गया, जो नया अगर हीट होगी तो उसमें I दे रखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड, तो हाफ कर दिया गया है, तो I की जगह क्या हम I/2 करेंगे, तो I/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये R और T सेम है क्योंकि फिक्स्ड रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I²/4 हो जाएगा, और ये RT तो सेम रहेगा, तो ये I²RT तो ये पुराना वाला ही H हो जाएगा, और ये हमारा /4 हो जाएगा, तो H' हो जाएगा H/4, ठीक है। तो 1/4 होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये जो नया हीट प्रोड्यूस होगा वो 1/4 हो जाएगा पुराने वाले के। तो यहाँ हमारे साइंस के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मैराथन अच्छी लगी तो हमारे पास 2 मैराथन वीडियोस और हैं, यहाँ आप इंग्लिश के मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक और मैराथन वीडियो हमने बनाई है जिसमें AES PRT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने एक ही वीडियो में कंपाइल किए हैं, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल से रिलेटेड आपको कोई PDF डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और AES PRT से रिलेटेड डेली वीडियोस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।